नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। सबसे पहले महाराष्ट्र की खबर। शिवसेना की बैठक में आदित्य ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर निशाना। एकनाथ शिंदे ने ठाणे में बगावत करने की हिम्मत नहीं थी। बगावत करने के लिए एकनाथ शिंदे को पहले सूरत जाना पड़ा और उसके बाद वो असम पहुंचे। असम में लोग बाढ़ से परेशान हैं और बागी विधायक वहां पर मजे कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि ये शिवसेना का आंतरिक मामला है, लेकिन फिर बीजेपी ने बागी विधायकों को सुरक्षा क्यों दी है? अगर बागी विधायक शेर होते तो फिर यहां से भागते नहीं। बागी विधायक पैसे के लिए गुवाहाटी गए हैं, पैसा तो आता जाता रहता है। तो ये सब आदित्य ठाकरे का कहना है। आदित्य ठाकरे बागी विधायकों पर काफी नाराज हैं और ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। कहा कि एक बार नाम गया तो दोबारा वापस नहीं आता, हमें सड़कों पर उतरना होगा और हर घर तक पहुंचना होगा। तो आदित्य ठाकरे जो ये कह रहे हैं कि अगर हिम्मत होती बागी विधायकों में तो उन्हें सूरत नहीं जाना पड़ता। हमारे साथ सोहित मिश्रा मौजूद हैं, मेरे सहयोगी, इस पर बात करने के लिए। तो सोहित, आदित्य ठाकरे जिस तरह से नाराज दिखे उस बात में कुछ सच्चाई भी है। जिस तरह विधायक यहाँ पहले सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी गए और वहां बैठे हैं और बार बार ये बात हो रही है कि शिंदे के पास में नंबर्स हैं, लेकिन नंबर्स हैं तो वो अब तक गुवाहाटी क्यों बैठे हुए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ निकल के अब सामने आ रहा है? मतलब इस ये पूरा मामला जो इतना उलझा हुआ है वो अभी भी उलझा ही हुआ है, उसमें हम अब और क्या समझ सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुई है? जी देखिए, ये जो रणनीति है वो एकनाथ शिंदे की रणनीति थी जिसके तहत वो आसाम गए हुए हैं और अब ये देखना होगा कि कब वापस आते हैं। लेकिन रही बात कि क्या कुछ हो रहा है, तो आप सोचिए कि आज उदय सामंत जो कल तक उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ रहे थे, के साथ में मौजूद थे अलग अलग जगहों पर, वो भी आज गुवाहाटी के लिए रवाना हुए हैं। ये भी एक मंत्री हैं और वहाँ पर गए हैं। तो अगर आप देखें तो जो चुनाव लड़कर मंत्री बने हैं शिवसेना में, उसमें केवल आदित्य ठाकरे एक ऐसे मंत्री हैं जो अब उद्धव ठाकरे के साथ मौजूद हैं। बाकी सभी मंत्री जो थे वो एकनाथ शिंदे के साथ पहुंच चुके हैं। तो इसलिए भी आदित्य ठाकरे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों से ठाकरे परिवार ने यह तय किया है कि वो उस पूरे मामले में अग्रेसिव होंगे। पहले एक दो दिन ज़रूर हमको लग रहा था कि जो पाला है वो एकनाथ शिंदे की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो एग्रेसिवनेस है उसकी वजह से आप देखें कि कई जगहों पर बैठक हुई। कई सारी बैठक में खुद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों की ओर से बातचीत की गई और अपने तरीके से जो कार्यकर्ता है उन्हें सही तरीके से जगाकर एक बार फिर से एक्टिव होने के लिए कहा गया। तो ये कोशिश आदित्य ठाकरे कर रहे हैं और इसलिए उनकी ओर से बातें की जा रही हैं। दूसरी ओर हमने अभी बताया कि आज ही राज्यपाल वापस अपने घर पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल ने ही कल पत्र लिखा था और कहा था कि सभी विधायकों को सुरक्षा दी जाए, डीजीपी को उन्होंने भेजा है। और आज सुबह हमने देखा कि करीब 15 विधायक ऐसे हैं जिन्हें Y+ सुरक्षा दी भी गई है। तो ये जो पूरा मामला है उसमें एकनाथ शिंदे इसलिए भी देरी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये लीगल टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई में रहकर वो अगर कोर्ट में जाएंगे तो उनके पास जो विधायक है उनके टूटने का डर है, इसलिए भी वो आसाम में रहकर, गुवाहाटी में रहकर, जब तक ये मामले में और थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिलती है तब तक तो वो कम से कम मुंबई आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि तब तक बीजेपी की ओर से भी साफ तौर पर कोई कैमरे के सामने आकर बात नहीं करेगा, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार क्लैरिटी हो जाए। आज भी अरविंद सावंत की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कई सारे वकील मौजूद थे। लगातार 3 दिन से जो चीज़ हम कह रहे हैं वो ही आज अरविंद सावंत ने कहा। उन्होंने कहा कि भले आपके पास 2/3 कानून विधायक हों या उससे ज़्यादा विधायक हों, जो कानून है, ये उनका कहना है कि जो कानून है उसके तहत आपको अपने विधायकों को किसी दूसरे पार्टी में मर्ज करना होगा, तभी आपकी जो सदस्यता है वो बची रहेगी। अब जो एकनाथ शिंदे गुट है उनके सामने 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो जिस तरह से हम सभी कह रहे हैं कि बीजेपी पर्दे के पीछे से सारी चीज़ें कर रही हैं, तो वो बीजेपी के गुट में चली जाएं। दूसरा ऑप्शन है प्रहार ग्रुप। दरअसल एकनाथ शिंदे के साथ जितने विधायक मौजूद हैं उसमें एक विधायक है जिनका नाम है बच्चू कडू। उनका अपना पार्टी है जिसका नाम है प्रहार। एक रीजनल पार्टी है, छोटी पार्टी है जिससे बच्चू कडू जीत कर आते हैं। तो एकनाथ शिंदे की जो जितने लोग उनके साथ में, उन्हें या तो प्रहार ग्रुप के अंदर जाना होगा। तो ये अभी फिलहाल ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं और आप ये समझिए कि जितनी ज़्यादा देरी होगी उतना ज़्यादा फायदा उद्धव ठाकरे को होगा, क्योंकि वो शायद उतने समय तक उन विधायकों पर दबाव बना सकें। 2 दिन से आप जिस तरह से देख रहे हैं मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में
जितने विधायक गए हुए हैं उनके घरों के सामने, उनके दफ्तरों के यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है। महाराष्ट्र में जितने लोगों ने यहाँ पर राजनीति को कवर किया है उन्हें पता है कि अगर कोई शिवसेना का सिटिंग विधायक हो वो काफ़ी पावरफुल होता है, उनके खिलाफ उनके ही इलाके में उनके ही दफ्तर पर प्रदर्शन करना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसकी वजह से इन विधायकों में भी एक डर है कि कहीं जनता उनके खिलाफ ना चले जाए। एकनाथ शिंदे की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो ताकत है वो अपनी तरफ लाई जाए। उद्धव ठाकरे की कोशिश होगी कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जाए। इसलिए जो कल यानी सोमवार शाम 5:30 बजे तक कुल 16 ऐसे विधायक हैं जिनके डिस्क्वालिफिकेशन के लेकर नोटिस दिया गया है, उन्हें जवाब देना है। उसके बाद आगे फैसला होगा और जिसके खिलाफ भी फैसला होगा, चाहे उद्धव ठाकरे खेमे के खिलाफ हो या एकनाथ शिंदे खेमे के खिलाफ, वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो इसमें समय लगेगा, कानूनी बैटल है। एक तरफ इसलिए आदित्य ठाकरे एग्रेसिव होकर, उद्धव ठाकरे एग्रेसिव होकर अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे इसलिए मुंबई नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब तक उनके रास्ते पूरी तरह से खुले हुए नहीं है, कई कानूनी पेच हैं। जब तक वो सुलझ नहीं जाते तब तक तो कम से कम वो मुंबई नहीं आएंगे। सुलझने में वक्त लगेगा। मामला जो है वो कानूनी लड़ाई में भी बदल चुका है। हमारे साथ बने रहिए आप। सोहित, आपने जो जिक्र किया राज्यपाल की कार्रवाई का, वो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने डीजीपी रजनीश सेठ को निर्देश दिया है, बागी विधायकों और उनके परिवार को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है, क्योंकि कल ही शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया था कि बागी विधायकों और उनके परिवार की सुरक्षा को हटाया जा रहा है। ये उन्होंने आरोप लगाया था। तो इसलिए अब जो है निर्देश दिए गए हैं कि इनको सुरक्षा दी जाए। शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बागी विधायकों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अब सियासी नहीं, कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो गई है। इस दौरान शिवसेना के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि शिवसेना के बागी विधायकों ने पार्टी के खिलाफ काम करके नियमों का उल्लंघन किया है, उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है। शिवसेना के 16 बागी विधायकों को कल शाम 5:30 बजे तक डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देना है। शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को अर्जी देकर बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। तो सोहित, इसके ऊपर भी फैसला आना है। इन 16 लोगों को डिप्टी स्पीकर की तरफ से जो अर्जी दी गई है बागी विधायकों को, उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है। और दूसरे की जो कार्रवाई, जो बयान है संजय राउत के, उसको लेकर भी काफी विवाद है। तो ये जो नोटिस दिया गया है और जो वकील कह रहे हैं शिवसेना के कि इन्होंने जो काम किया है वो पार्टी के खिलाफ काम है, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, अब कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। उस सूरत में क्या हो सकता है यहाँ पर जो पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है? देखिए, हम 2 दिनों से ही कह रहे हैं कि ये जो पत्र है वो डिप्टी स्पीकर के पास तैयार हो रहा था। कल ये स्पीकर की ओर से ये पत्र दिया गया है 16 विधायकों को। कहा गया है कि आपके खिलाफ शिकायत मिला है कि पार्टी की ओर से जो व्हिप जारी है आपने उसके खिलाफ काम किया है, तो आपकी सदस्यता रद्द क्यों ना हो, इसका जवाब आप सोमवार शाम 5:30 बजे तक दें। एकनाथ शिंदे से मेरी बात हुई थी उस दिन उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर ये ऐसा आदेश दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं हैं। हमने उनके खुद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक पत्र दिया हुआ है। हालांकि जो जानकारी मिली है और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से कहा गया वो ये है कि अविश्वास प्रस्ताव का जो एक पत्र था उसे खारिज कर दिया गया है और इन 16 विधायकों के पास कल शाम 5:30 बजे तक का समय है। अब देखना अहम होगा कि ये क्या जवाब देते हैं और या फिर वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो ज़रूर इंतज़ार इस चीज़ का किया जाएगा कि क्या कुछ किया जाने वाला है। और इसलिए आज जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उन्हें शिवसेना ने पेश किया। एक तरीके से आप ये भी समझिए कि ये दबाव की राजनीति है, ये साइकोलॉजिकल राजनीति है और विधायक जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो उनको भी डराने की कोशिश है कि ऐसे कई हैं जो नहीं चाहते हैं या कोई भी विधायक ऐसा नहीं चाहेगा कि उनकी सदस्यता रद्द हो जाए और फिर से चुनाव हो, क्योंकि अभी उन्हें भी पता है कि जो उद्धव ठाकरे गुट वाला शिवसेना है वो काफ़ी आक्रामक कम से कम ज़मीन पर होने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक साइकोलॉजिकल वॉर ज़रूर है। कल शाम 5:30 बजे तक वो लोग क्या कुछ कहते हैं ये देखना अहम होगा। रही बात संजय राउत की, तो दरअसल कुछ चैनल्स ऐसे थे जो चला रहे थे कि संजय राउत ने कहा कि जो 40 विधायक वहाँ पर हैं उनके शव मुंबई में आएंगे, हम उनका पोस्टमार्टम करेंगे। जबकि संजय राउत का जो बयान है जो एनडीटीवी ने अभी हम सभी ने देखा, उसमें उन्होंने कहा है कि जो 40 लोग वहाँ पर हैं वो एक जिंदा लाश की तरह हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है। वो ज़रूर यहाँ पर आएंगे लेकिन उनकी आत्मा यहाँ पर नहीं आएगी, उनकी आत्मा वहीं उस होटल में रहेगी और वो तड़प रहे हैं वहाँ पर। तो ये कहना था संजय राउत का, ना कि जो कुछ जगह पर चल रहे थे कि संजय राउत ने उन्हें कहा कि अगर आप मुंबई आओगे तो आप एक लाश बन जाओगे।
तो जो व्याख्या है वो कुछ और थी, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि आपने कहा ये एक विवादित व्याख्या है। आप जो विधायक हैं उनको कह रहे हैं कि एक जिंदा लाश है, उनकी आत्मा मर चुकी है, लेकिन संजय राउत इस तरह के बयान के लिए जाने भी जाते हैं। तो बयानबाजी जिस तरह से मैंने कहा कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो काफ़ी आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। आप आज देखें तो आदित्य ठाकरे जिस तरह से आक्रामक हैं, आमतौर पर वो इतने आक्रामक होते नहीं हैं। वो तो एजुकेशन हो, टूरिज्म हो, इसके ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। जी, आपने जो भी पहले भी कहा कि उनके लिए अच्छा है जितना टाइम गुजर रहा है एक तरह से आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे के खेमे के लिए, और वो जैसे जैसे वक्त बीता है हमने देखा कि पहले दिन जितना उनका खेमा हताश था, धीरे धीरे वो आक्रामक भी हो गए हैं। धन्यवाद आपका सोहित इस जानकारी के लिए। जैसा अभी हमने आपको बताया कि इसके ऊपर जो शिवसेना के वकील हैं उन्होंने कहा है कि बागी विधायकों ने पार्टी के खिलाफ काम करके नियमों का उल्लंघन किया है और उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है। शिवसेना के 16 बागी विधायकों को शाम 5:30 बजे तक डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देना है। शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को अर्जी देकर बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। तो आपको सुनाते हैं शिवसेना के वकील जो हैं देवदत्त कामत, उनका क्या कहना है इसके ऊपर, और अरविंद सावंत क्या कह रहे हैं बागियों के ऊपर। हम लोगों ने 16 पिटिशंस फाइल की हुई है, उसमें स्पीकर साहब ने नोटिस इशू किए हैं, वो कल हियरिंग के लिए लगेगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मीडिया में और अन्य माध्यम में तो ये चर्चा हो रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोगों के पास 2/3 मेजॉरिटी है। ये सरासर मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से पूरा गलत है। अभी डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है मर्जर। और आपको सारे लोगों को पता है आज तक ये जो 30 या 40 जो भी गए हुए हैं, अभी तक इनका कोई पार्टी में मर्जर नहीं हुआ है। तो इसीलिए तो आज के हालत में ये डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं बच सकते। अभी जो महाराष्ट्र में राजनीतिक परिस्थिति खड़ी हुई है उसके लिए जो लड़ाई शुरू है वो अभी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, अब कानूनन लड़ाई भी शुरू हुई है। अब आप बाकी सारे मामले आप सब जान चुके हो कि हमने क्या क्या नोटिस दे दी है, हमारे उपाध्यक्ष साहब ने कौन सी नोटिस दे दी है, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में नोटिस जारी की है। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का गढ़ रही रामपुर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने सपा उम्मीदवार आसिम रजा को 42,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। आजमगढ़ सीट पर भी बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत गए हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और आजमगढ़ सीट पे भी जीत मिली है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत हासिल की है। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है और उसी का सुफल है कि दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है।
ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की सकारात्मक, सर्वसमावेशी व विकासोन्मुख गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ अवस्थापना विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए गए हैं, वह कार्य जनता जनार्दन ने हाथों हाथ लिए हैं। ये दोनों चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, इन सभी को लेकर के चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति रही है कि हमने सबका साथ भी लिया, सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया। ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों में स्थापित करेंगे। यह जो संकल्प और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उस पर जनता जनार्दन की ये मोहर है। रामपुर में सपा उम्मीदवार की हार आजम खान के लिए भी एक बड़ा झटका है। उनसे बात की है सौरभ शुक्ला ने। आज देश में विधानसभा और लोकसभा के कई सीटों पर चुनाव के नतीजे आने थे। सब जगह मतगणना हो रही थी, लेकिन सबकी नजरें सबसे ज्यादा रामपुर में। सवाल यही, रामपुर में क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि रामपुर आजम खान से जुड़ा हुआ है, या आजम खान रामपुर से जुड़े हुए हैं, कह सकते हैं। आजम खान की ये लोकसभा सीट थी, उन्होंने छोड़ी और टिकट मिला आसिम राजा को। और बीजेपी भी यहां से जीत गई है, तो सेलिब्रेट इस तरीके से कर रही है कि ऐसे आसिम राजा नहीं हारे, उन्होंने आजम खान को हरा दिया है। हमारे साथ आजम खान साहब खुद हैं इस पर बात करने के लिए। सर, सबकी नजरें जैसा हमने कहा कि रामपुर में बहुत ज्यादा थी, दिन भर लोग यही सवाल पूछ रहे थे ना, रामपुर में क्या हो रहा है? क्योंकि आप यहां पर हैं और अब बीजेपी बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रही है कि उन्होंने आसिम राजा साहब सपा को नहीं हराया, उन्होंने आजम खान को हरा दिया। एक व्यक्ति की हार लोकतंत्र की हार नहीं हो सकती। मुझे हराकर उन्हें वो खुशी नहीं मिलेगी जो एक सिस्टम को हराकर उन्हें खुशी मिली है। वो इस बात से नाहक खुश हैं कि उन्होंने मुझे हरा दिया है। उन्होंने यहाँ की शराफत को हराया है, लोगों की बेबसी को हराया है, लोगों की कमजोरी को हराया है, लोगों की गरीबी को हराया है, लोगों की कुव्वत बर्दाश्त को हराया है। जीता क्या है? घृणा, नाइंसाफी, जुल्म, और जुल्म भी बेपनाह से, आतंक, तबाही और बर्बादी, लूट, खसोट। अगर इसको जीत कहते हैं और इसे अपनी खुशी मानते हैं तो उन्हें इस पर शर्मिंदा होना चाहिए। सारा नंगा नाच आपकी सबकी आंखों ने देखा है। ये अलग बात कि ज़्यादातर आंखें बंद हो गई, लेकिन एक आध आंख तो खुली रही। हम तो शुरू से कह रहे हैं ये चुनाव कहाँ है। अगर हमें थोड़ी सी भी इस बात की भनक लग गई होती कि चुनाव ऐसा होगा, गिनती ऐसी होगी, तो हो सकता था हम कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करते, वॉकओवर दे देते। लेकिन हमें इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि चुनाव निष्पक्ष होगा। गलती हमारी है, हम किसी को इसके लिए दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि विधानसभा के चुनावों में हम ये सब देख चुके थे। खुद अपने पार्लियामेंट के चुनाव में हम नाइंसाफ़ी की डिग्री का आकलन कर चुके थे। उसके बाद हमारे द्वारा जो छोड़ी गई थी सीट विधानसभा की, उसमें नाइंसाफ़ी देख चुके थे। तो हमें
इस बारे में सोचना चाहिए था, और करना चाहिए था, निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन शायद हम इसमें कहीं चूक गए। सर, अभी जब आप कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो आप कार्यकर्ताओं को समझा भी रहे थे और बता भी रहे थे किस तरीके से आप कह रहे थे कि मतदान वाले दिन वोट नहीं डालने दिए गए। हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी बताइए, ताकि वो आपकी बात, जो आपका देखिए, मत है, वो सब वोट तो इस तरह नहीं डालने दिया गया कि जो वोट डला है उनकी हिम्मत को और उनके हौसले को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जितना मार सकते थे, जितना अपमानित कर सकते थे, जितना महिलाओं को, बुजुर्गों को दौड़ा सकते थे, गालियां दे सकते थे, जितनी गलीज भाषा का इस्तेमाल हो सकता था, न सुनाएं आप, न दिखाएं आप, वो आपकी मर्जी है। दाढ़ियों पर हाथ डाले गए, टोपियों पर हाथ डाले गए, ठोकरों से मारा गया। फोटो छपे हैं ठोकरों से मारते हुए, इंस्पेक्टर साहब ठोकरों से मार रहे हैं और गला दबा रहे हैं, गला घोट कर उसको, और एलानिया कह रहे हैं बस्तियों में जाकर के, खबरदार कोई वोट डालने नहीं निकले। लिहाजा पूरी बस्तियां वोट डालने नहीं निकली, इसलिए कि यहाँ बहुत कमज़ोर लोग हैं। उनकी कमज़ोरी की वजह है, हमने दोहरी गुलामी सही है, अंग्रेज़ों की भी और नवाबों की भी। नवाब ने और अंग्रेज़ ने मिलकर इस रामपुर को बिल्कुल फनाह बर्बाद कर दिया था, उससे सब कुछ लूट लिया था। उसने पैसा लूटा, उसने अरमान लूटे, उसने इज्जतें लूटी, उसने पगड़ियाँ लूटी, उसने शर्म और हया लूटी, यहाँ की कुछ नहीं छोड़ा था। उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमने शुरुआत की, लेकिन हम क्योंकि अंग्रेज़ों के वक्त में थे नहीं, लिहाजा उनसे लड़ नहीं सके। लेकिन नवाबों के वक्त में तो थे, उनसे लड़े। लेकिन ये नहीं समझते थे कि हमारे अजदाद जो अंग्रेज़ों से लड़े थे और हम अंग्रेज़ों के इन एजेंटों से लड़ रहे हैं। लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले भी हमारे ही कबीले के लोग होंगे, हमारे ही काफ़िले के लोग होंगे, हमारे ही वतन के लोग होंगे, ये नहीं सोचा था। सोचा था वतन आज़ाद हुआ है, हम पाकिस्तान नहीं गए हैं, इसे ही हमने वतन माना है। आपके पास ये ऑप्शन नहीं था कि आप पाकिस्तान चले जाएं, आप नहीं जा सकते थे, लेकिन हम तो जा सकते थे, फिर भी नहीं गए हम, ताकि हमारे बच्चों को फ़ौजों में भर्ती किया जाए, वो वतन की सरहदों की हिफाजत करें। आपने वो मौका नहीं दिया। हम चाहते थे कि हम आपके दफ्तर में पानी का गिलास आपको पिलाएं, चपरासी बना लें आपने हमें वो भी नहीं बनाया। आप हमें पढ़ने दें तो आपने हमारे इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिए, रौंद डाला उन्हें अपने बूटों के नीचे से। तो आखिर आज़ादी का क्या हिस्सा मिला हमको? आज़ादी के बाद जो कड़वा जीवन हम गुजार रहे हैं इस वक्त, जितने आजिज़ हैं अपने आप से, जितने परेशान हैं, जितने दुखी हैं, तो क्या सिर्फ एक ख़ास धर्म का होने की वजह से हमारे साथ ये गिरना है? चुनाव के दिन आधार कार्ड से वोट सिर्फ मुसलमानों को नहीं डालने दिया गया, सिर्फ मुसलमानों को ही 151 में बंद किया गया, सिर्फ मुसलमानों पर ही डंडे पड़े, सिर्फ मुसलमानों ही की टोपी और दाढ़ी पर हाथ गया, सिर्फ मुसलमानों पर ही ठोकरें मारी गई। आप कोई एक नाम बता दीजिए, पूरे ज़िले में कोई एक इंसिडेंट ऐसा बता दीजिए जो इस बदनसीब मुसलमान के अलावा भी किसी पर गुजरा हो। किसी एक का नाम बता दीजिए तो हम अपनी सारी शिकायत वापस ले लेंगे। हमारे साथ है सेना के ऑनरी कैप्टन युगेंद्र सिंह यादव। देश में बहादुरी के लिए मिलने वाला सबसे बड़ा सैन्य सम्मान परमवीर चक्र विजेता, करगिल के टाइगर हिल पर जो आप तिरंगा फहराता हुआ देख रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा योगदान ऑनरी कैप्टन युगेंद्र सिंह यादव का है। उनसे बातचीत करते हैं अग्निपथ के बारे में। अग्निपथ की बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग, सेना, सरकार, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ये इस सरकार का तो प्लान था, सरकार की योजना है, तो सरकार तो अपनी योजना की जो है तारीफ करेगी ही। और जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं, वर्दीधारी हैं, तो ये कहीं ना कहीं सेना सरकार के उस दबाव में आकर के या नहीं बोल पा रहे हैं, खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन सबके दिल के अंदर ये दर्द तो है कि जो अग्निपथ है ये कहीं ना कहीं हमारी सेना को कमज़ोर कर रही है। महसूस कर पा रहे हैं सब लोग
कि हाँ किस तरह से ये आगे चल करके हमारी सेना को और ज़्यादा कमज़ोर करेंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सेना को मजबूत बना रही है, सेना और जवान हो रही है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं कि सेना मजबूत हो रही है, कोई भी एक ऐसा युद्ध बताइए 1947 से लेकर के 1999 तक जो हमारे युद्ध लड़े गए हैं। जो सेना होती है वो दुश्मनों को मारने के लिए होती है, ना कि वो मरने के लिए होती है। और सारे युद्धों का एनालिसिस आप करेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारे अनुभवी लीडर रहे हैं, चाहे हमारा एक छोटा सा सेक्शन होता है, सेक्शन का एक सेक्शन कमांडर होता हवलदार, प्लेटून हवलदार, फिर हमारा प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर, सीओ, इस तरह से आगे बढ़ते हुए लेवल चला जाता है। जिस सेक्शन का सेक्शन कमांडर अनुभवी होता है उस सेक्शन के जवान बहुत कम क्षतिग्रस्त होते हैं, इंजर्ड होते हैं, शहीद हो पाते हैं और वो अपने लक्ष्य पर आसानी से कब्जा कर पाते हैं। अभी हाल ही के अंदर आपने सबने देखा होगा, पढ़ा होगा कि कारगिल युद्ध के दौरान उसके बाद एक कमेटी बैठी थी कि इतने जवान, इतने ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर कैसे मारे गए। ये आपने सबने देखा है। तो वो यंगेस्ट होते हैं, उनके पास जोश होता है, जुनून होता है, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो हम अपनी सेना को कहीं ना कहीं अनुभवहीन बना रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि दोनों का मिलाप हो रहा है, अनुभव का भी हो रहा है, जोश का भी हो रहा है। नहीं, अनुभव और जोश का कैसे हो रहा है जरा बताइए। जब तक वो हमारा जो बच्चा है जो अग्निवीर बन करके जा रहा है, जब तक वो सेना की कैखे को समझ पाता है तब तक तो वापस आ पा रहा है ना। तो वो उसका सेना के लिए क्या फायदा हो रहा है और उसका देश के लिए भी क्या फायदा हो रहा है। लोग तो बोलने लगे कि बोला हमारे ऑफिस के सामने जो है गार्ड में हम उनको भर्ती कर लेंगे। क्या इस राष्ट्र के सुरक्षा कर्मी जो है, जो राष्ट्र का रक्षक है, उसको क्या सिर्फ अग्निवीर इसलिए बनाया जा रहा है कि वो आकर के गार्ड बने? इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है और उसमें 25% जो योग्य होंगे, सक्षम होंगे, वो सेना में आएंगे और 75% के लिए बाहर नौकरी की व्यवस्था। पहले तो जो हमारी 2.5 साल से भर्तियां नहीं हुई, हर वर्ष 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास हमारा क्या होता है, पेंशन आ जाते हैं। कोई अपनी सैन्य सेवा पूरा करके आ रहा है, कोई वीआरएस लेकर के आ रहा है। तो तीनों सेनाओं के अंदर लगभग 1,40,000 हमारा जो पेंशन आ गया। 2.5 साल से नहीं हुआ तो 2.5-3 लाख तो हमारी पहली डिफिशेंसी है। और फिर अब ये 45,000 भर्ती कर रहे हैं। 45,000 में कितने जाएंगे? 12,500 और 50,000 हमारे जो है सेना के, अगर मैं भारतीय थल सेना की बात करूं तो 50,000 के आसपास हमारा जो है रिटायरमेंट हो जाता है। तो 12,500 जा रहे हैं, कितने 37,500 तो जो है फिर भी हमारे डिफिशेंसी हो रहे हैं हर साल। अगर मान लिया कि इन्होंने 1 लाख 20 साल के अंदर भर्ती की तो 25,000 जाएंगे वापस। 25,000 तो हर साल डिफिशेंसी आती चली जाएगी। आगे लगा दीजिए, आगे आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर हमारी सेना की संख्या आधी रह जाएगी। जो सेना के बड़े अफसर हैं वो कह रहे हैं कि बहुत उन्होंने स्टडी किया है, देश विदेश हर जगह किया है, उसके बाद ये नतीजे पहुंचे हैं। हाँ, नहीं, आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आपने उन जवानों से बात किया जो सिपाही में भर्ती होते हैं? क्या कभी उस जो सिपाही का लास्ट रैंक सूबेदार मेजर होता है, कभी उनसे बात किया? नहीं किया ना। तो जवानों के लिए ही ये 4 साल ही क्यों? मेरे समझ में पहले 4 साल ही क्यों? ये फिर 5 साल या 10 साल क्यों नहीं? ये भी तो क्वेश्चन मार्क है। जैसे ऑफिसर्स का शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है तो वो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, क्योंकि 5 साल के बाद उसको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलता है, एक्स सर्विसमैन की तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं। क्या इन जवानों को वो चीज़ लागू नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं इनको 5 साल या 10 साल के लिए मौका दिया जा रहा है? मौका दीजिए ताकि ये भी आपकी तरह ही, जैसे ऑफिसर्स एक्स सर्विसमैन का फैसिलिटी लेते हैं, तो ये जवानों को भी वो फैसिलिटीज लेने का अधिकार होना चाहिए। कीमत चुकानी पड़ेगी फिर देश को, कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ेगी कि अगर इस तरह से जो है, इसी तरह की योजना, आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए सेना नहीं है भाई। ये संस्था ऐसी नहीं है कि इसमें आप जो है ना कोई भी प्रयोग कर लो।
प्रयोग करने के लिए बहुत सारी और संस्थाएं वहां पे प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन यहां पर नहीं, यहां पर नहीं। तो ये थे सेना के ऑनरी कैप्टन युगेंद्र सिंह यादव, जिनकी बात सरकार और सेना को चुननी चाहिए, क्योंकि सामान्य नहीं है, ये परमवीर चक्र विजेता है। ध्यान रखिए, देश में केवल 3 ही परमवीर चक्र विजेता जीवित हैं। देश का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान जीतने वाले युगेंद्र सिंह यादव का कहना है कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए बेहतर नहीं है। गाजियाबाद से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।